ब्रेक के बाद आइए आज की चर्चा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ही दिन में धुआंधार प्रचार किया, 3 रैलियां महाराष्ट्र में संबोधित की, तो उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर तो हमला बोला ही, लेकिन साथ ही उस नारे को एक बार फिर बुलंद किया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिससे जुड़ा हम आज का विशेष जो कहता है भाजपा का नारा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जुड़ गए हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही एनसीपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, विशेष जर्नलिस्ट भी हमारे साथ होंगे। लेकिन धनंजय जी, शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो नारा दिया गया है, इस बार हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में नारे बहुत गर्म रुख अख्तियार कर रहे हैं। एक और एकजुटता की बात कर रही है बीजेपी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो वहीं बटोगे तो कटोगे जैसे नारे भी सुनने को मिल रहे हैं। खड़गे भी अपनी तरफ से इस तरीके के नारों को सामने लेकर आ रहे हैं कि डरोगे तो मरोगे इत्यादि। इन नारों का औचित्य, क्या हम नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं? बीजेपी को लेकर यही कह रहे हैं विपक्ष भी कि एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। ममता जी, देखिए, सच का उद्गार आप चाहे उसको जैसे अभिव्यक्त करें, उन्होंने क्या कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हम झुकेंगे तो कटेंगे। आजादी के पहले भी हम झुके थे, कारण 1947 में कटे। कांग्रेस उसी राह पर आज खड़ी कर रही है देश को। संतुष्ट होने के बजाय तुष्ट होने लगे, तब नापाक इरादे पाक की शक्ल में सामने आते हैं। हम खलीफा के सामने झुके, वह खिलाफत राष्ट्र को सलामत नहीं रख पाए और हम बट गए और कट गए। और आजादी के समय जब 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो, तो कोई पूछे कांग्रेस से कि 15% जो वहां हिंदू थे वो आज 1.5% से भी कम कैसे होगा, और जो 30% उस समय के बंगाल में थे, बांग्लादेश जो बना बाद में, उसमें आज कैसे 7.5% हो गए। जिन्ना का जिहाद अब भी यहाँ जारी है। यहाँ भारत के जज्बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। विभाजन के बाद आज जच्चा जिहाद जारी है। अभी देखिए TISS की रिपोर्ट जो आई है, जो मुंबई में जिस तरह के डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये डेमोग्राफी एक डेमोग्राफ है। ये डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा खतरा है। सत्य यही है कि जो खतरे को सही सही बताया जा रहा है, और जो कह रहे हैं किससे खतरा है, किससे कटेंगे, तो भाई 1905 में अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ। 7वीं शताब्दी में वहां 50% बुद्ध थे और 40% हिंदू थे। 7% आक्रांता सिर्फ आए वहां। 7% बुद्ध की बामियान की सबसे बड़ी मूर्तियां थी, किसने तोड़ी? और जब मसीरे आलमगीरी पढ़ी है, तैमूर की अपनी आत्मकथा पढ़ी है, जिसमें 2 लाख हिंदुओं का मसाकर किया, 2.5 लाख का कन्वर्जन किया। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आप कब तक आंखें मूंद के खड़ा रहेंगे? जो बांग्लादेश में अभी खड़ा चल रहा है, कांग्रेस कुर्सी के लिए कितने नीचे जाएगी। और महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वह राष्ट्र के लिए खतरनाक संकेत है। चुनाव शुरू और खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से गोलबंदी की जा रही, जिस तरह से अपीजमेंट किया जा रहा है, जिस तरह से तुष्टीकरण किया जा रहा है, और वोट जिहाद की बात की जा रही, जिहाद और फसाद में कोई अंतर नहीं है। जिहाद की कोख से फसाद पैदा होता है। जिहाद का अर्थ ही धर्म युद्ध है, लेकिन ये धर्म युद्ध पाकिस्तान नाम का फसाद पैदा किया था, और आतंक और अराजकता, अमन और चैन का पर्याय बन गए। कांग्रेस इस देश को कहां ले जाना चाहती है, और चंद वोटों के लिए, कुर्सी के लिए और क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ की बेली बेदी पर राष्ट्र को आहूत करने के लिए कांग्रेस बेकरार है। हम ऐसा होने नहीं देंगे, और इस देश का आम जनमानस पे नहीं होने देगा। चलिए यहाँ पे जनसांख्यिकी जी धनंजय जी, इस वक्त हमारे साथ और मेहमान जो जुड़ गए हैं उनका भी परिचय कराते हैं। हमारे साथ मोहम्मद फरहान जुड़ गए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, डॉक्टर सीमा मलिक एनसीपी की प्रवक्ता हैं, शरद पवार गुट की, और साथ ही प्रफुल्ल केतकर एडिटर ऑर्गेनाइजर। सभी मेहमानों का एक बार फिर स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मोहम्मद फरहान जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। धनंजय जी ने एक बात कही है कि ये जो नैरेटिव सेट करने की बात कही जा रही है, इससे ज्यादा ये कुछ तथ्यों पर आधारित है। कांग्रेस की ओर से जिस तरीके के विवादित बयान भी सामने आ गए हैं मोहम्मद फरहान जी, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र को लेकर जिस तरीके का घोषणा पत्र महाविकास अघाड़ी का भी आया है, जिस तरीके से आप लोगों का लोकसभा में प्रदर्शन रहा है महाविकास अघाड़ी का, तो एक ये उम्मीद की जानी चाहिए कि भाई बहुत आत्मविश्वास होना चाहिए इस बार महाविकास अघाड़ी में, कि इस बार के चुनावों में हम इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब ये विवादित बोल आ जाते हैं, और जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक हो रही है खास तौर पर कांग्रेस पर, और ये नारा सामने आया है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, कांग्रेस की कमजोरी को वो आगे लाना चाहते हैं, ऐसे में कांग्रेस के पास क्या कार्ड दिखती है इसकी? बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो प्रधानमंत्री जी इस चीज को जानते हैं कि देश के जो बेरोजगार युवा हैं वो सेफ तभी रहेंगे जब उनके पास नौकरी रहेगी। वो सेफ तभी रहेंगे जब उनके पास जीविकापार्जन की व्यवस्था रहेगी। और अगर किसी के पास जीविकापार्जन की व्यवस्था नहीं होती है तो वो सेफ नहीं है, वो सुसाइड करने पर मजबूर है। व्यापार नहीं है तो वो भी सेफ नहीं है, वो भी सुसाइड करने को मजबूर है।
तो अगर व्यक्ति के पास काम नहीं होगा और वो उसके पास जीविकापार्जन की व्यवस्था नहीं होगी तो वो सेफ नहीं है इस देश में, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर रोजगार के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रही है। आप देख रही हैं 62 लाख युवा जो हैं वो केवल महाराष्ट्र में बेरोजगार और 2.5 लाख नौकरी देने का वादा किसने किया था? महाराष्ट्र की गठबंधन की बीजेपी की सरकार ने किया था, जिसमें मोहम्मद से अभी फरहान तक जी, कोई मोहम्मद नौकरी फरहान नहीं जी, मिल पाई। ये लगता है आपका जवाब सुनकर ये लगता है कि आप इस एजेंडे के साथ प्रोग्राम में इस बार आए चर्चा करके कि हम इस तरीके से घेरेंगे, लेकिन जो बात कही जा रही है बीजेपी के द्वारा वो ये इस तरीके से बात को रखा जा रहा है कि हमें एकजुट रहना है कि जो SC STs हैं या जो आदिवासी हैं उनको उनके आरक्षण के मोर्चे पर जिस तरीके से कांग्रेस उनको नहीं आरक्षण देना चाहती, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को आरक्षण दे रही है विभिन्न राज्यों में और इसी सोच को सामने लेकर आ रही है, इस मसले पर कहा गया है कि आपको एकजुट रहना है, हमें एकजुट रहना है। क्या इस सोच का कोई काट है कांग्रेस के पास? क्योंकि जिस तरीके के बोल सामने आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि कोई हताशा सी है जो नजर आने लगी है, जिसकी वजह से इस तरह के बयान आपके दिग्गज नेताओं के मुंह से निकल रहे हैं। देखिए मैडम, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी खेमे के अंदर मायूसी झलकने लगती है और जब उन्हें ये लगता है कि हाँ वो पूरी तरीके से विफल हो रहे हैं तो वो धर्म का कार्ड खेलते हैं, मतलब राजनीति को धार्मिककरण का रूप देने लगते हैं और वो धर्म की अफीम पूरे देश के अंदर, उस राज्य के अंदर फैलाने लगते हैं। उनको ये लगता है इससे बड़ा उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है और वो हमेशा धर्म का कार्ड खेलकर इसे एक तरह से यूं कहें कि इसे ब्रह्मास्त्र मानते हैं। जब ये पूरी तरह विफल हो जाते हैं तो वहां पर धार्मिककरण करने लगते हैं। मगर अब इस देश की जनता जाग चुकी है, चाहे बटोगे कटोगे इस तरह की कोई चीजों पर असर नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र की एक एक व्यक्ति ये कह रहा है कि जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, जिस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत नीलाम की जा रही है, बहन बेटियां सेफ नहीं हैं, हम इस बार कांग्रेस गठबंधन को मजबूती के साथ वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से हटाने का काम करेंगे। चलिए, आपने गठबंधन की मजबूती की बात की है तो यहाँ पे डॉक्टर सीमा मलिक को भी साथ लेना चाहूंगी। शरद पवार गुट से हैं आप। सीमा मलिक जी, जब हम बात एक महाविकास अघाड़ी की करते हैं तो आरोप तो ये भी लग रहा है कि बहुत खींचतान है महाविकास अघाड़ी में, और जिस तरीके ये भी बात, एक दीगर बात है ये भी कि शरद पवार जी को एक दिग्गज चेहरा इस महाविकास अघाड़ी के, और उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिखती है कि इसको एकजुट रखना है, महाविकास अघाड़ी को एकजुट रखना है। ये जो आंतरिक कलह की बात की जा रही है, ये जो तमाम मुद्दे लगातार सामने आते रहे, चाहे हम सीट शेयरिंग की बात करें, उसके बाद टिकट की बात करें, इत्यादि तमाम खबरों में आती रही हैं ये बातें। ये जो एकजुटता महाविकास अघाड़ी की है, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बिन पहिए की गाड़ी है, इसका आधार कितना मजबूत नजर आता है इन चुनावों में? कितने आशान्वित हैं आप? देखिए, हम बहुत आशान्वित हैं और ये कहना कि हमारे में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है और लड़ाइयाँ हैं, मुझे लगता है कि शायद महायुति में आप देखेंगे तो शायद आपने देखा नहीं वहाँ पर कि वहाँ पर कितनी लड़ाई है और कितने ज्यादा बागी उनके हैं और कितने हमारे हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग वी आर वर्किंग ऑन अ कॉमन इंडियन प्रोग्राम। पहले भी हमने बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में करा है और अभी भी करेंगे। और देखिए, तो ये हिंदुओं पे खतरा आ जाता है, जैसे इलेक्शन आता है वैसे हिंदुओं पे बहुत बड़ा खतरा आ जाता है। आप देखिए, है ना, मुझे नहीं लगता कि आज हिंदुओं में कोई खतरा है। और जो ये नैरेटिव फैला रहे कि हम एंटी रिजर्वेशन है और समथिंग है, जो हम कास्ट सेंसस कराने की बात कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को हर तरह का फायदा देना चाहते हैं। बहुत सारी जो और ये सब बातें कहना कि वो आपका मतलब इस तरह के नैरेटिव फैलाते हैं। लेकिन डॉक्टर सीमा मलिक, जब कांग्रेस को ये कहकर, जी मेरा एक सवाल आपसे डॉक्टर सीमा मलिक, हमारी नहीं है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहती हूँ इस समय। डॉक्टर सीमा मलिक, मेरा सवाल जब कांग्रेस को बीजेपी इस सोच के साथ हमला करती है कांग्रेस पर, और पुरानी बातों को भी सामने रखा जाता है, तथ्यों को, घटनाओं को, ये दिखाने के लिए कि आरक्षण के खिलाफ है कांग्रेस और कांग्रेस आप लोगों के साथ है, ऐसे में आप लोगों का रुख, खासकर आप जब मतदाता के लोगों के बीच में जाते हैं। राहुल गांधी जी ने भी बड़ी क्लियर ये बात कही है कि हम बिल्कुल आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हम लोग 50% का कैप भी हटाना चाहते हैं कि जिसका भी जो हक बनता है उसको वो मिलना चाहिए। सिर्फ इसीलिए हम लोग ये बातें कर रहे हैं। ये इससे लोग बढ़ जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता।
और देखिए जब भी इलेक्शन आता है ये लोग क्योंकि इनको आप पता है कि इनकी हार होने वाली है, तो इसी तरह के इश्यूज ये लोग उठाते हैं। दे टॉक अबाउट हिंदुत्व एंड यानी सब कुछ। आप देखिए आपका मतलब है कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस की ओर से जो कुछ पहले कहा गया या जो राहुल गांधी ने विदेश जाकर कहा उस पर आप विश्वास नहीं करते हैं, और आज जो राहुल गांधी आपको कन्विंस कर रहे हैं वही सही है, लेकिन लोगों के बीच तो ये संदेश पहले ही चला गया है कि आरक्षण के खिलाफ खड़ी दिखती है कांग्रेस। उन्होंने मांग करी है कास्ट सेंसस की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे डाउट करने की जरूरत है। और देखिए आज जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं उनके ऊपर ये चुनाव होगा। आज जो फार्मर्स की, आज जो महिलाओं की और युवाओं की स्थिति उस पे इस पे ये चुनाव होगा। देखिए जिस तरह से ये महाराष्ट्र से सारे जो मतलब प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात में जा रहे हैं, और जिस तरह से हमारी 5 लाख नौकरियां उसमें चली गई हैं, जिस तरह का आज अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो बेचारे किस तरह से घूम रहे हैं, और उनको ये मतलब ये थोड़ा सा कुछ उनको दे तो यानी इस तरह के मसले हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में आपको लगता है कि जो बात कह रही है, जी 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 डॉक्टर सीमा मलिक, डॉक्टर सीमा मलिक, चलिए यहाँ प्रफुल्ल केतकर जी को चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। प्रफुल्ल जी, एक बात जो लगातार महसूस की जाती रही है, खासतौर पर जिस तरीके का प्रचार चल रहा है, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि ये जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा दे रही है बीजेपी, इसकी काट विपक्ष के पास नजर नहीं आ रही। जमीन पर आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव इसका होगा? और जिस तरीके से विपक्ष अपने सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है, क्या किसी नैरेटिव को खड़ा कर सकता है ये? देखिए ममता जी, किसी भी इलेक्शन में एक ग्रैंड नैरेटिव बनता है जो पब्लिक के बीच में रेजोनेट करता है, कौन किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे लोकसभा में कांग्रेस सफल रही थी एक नैरेटिव गढ़ने में, संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा। उसमें तथ्य कितना है नहीं है अभी उस पर नहीं जा रहा हूं मैं इलेक्शन की प्रोसेस और स्ट्रेटेजी पर बात कर रहा हूं। आज यह वास्तविकता है कि बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के बाद बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस प्लैंक पर एक ग्रैंड नैरेटिव बना दिया है, और उसमें विश्व भर की घटनाएं भी जुड़ रही है। बांग्लादेश में जो हुआ घटनाक्रम वो भी जुड़ता है, पाकिस्तान में जो हुआ वो भी जुड़ता है। फिर जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने बताया, भारत हिंदुओं की संख्या घटने पर कब कटा, वो भी जुड़ जाता है। और ऐसे में जब कांग्रेस के समर्थन में एक पत्र सोशल मीडिया पर आ जाता है उलेमाओं के समर्थन का, कर्नाटक में सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी मुस्लिम आरक्षण की बात जब वहां की कांग्रेस गवर्नमेंट चला देती है, शरद पवार जैसे ज्येष्ठ नेता महाराष्ट्र के वो एक तरह से बयान दे देते हैं कि हम औरंगाबाद का संभाजीनगर जो हुआ उसको पलटने का फिर से विचार करेंगे। ये घटना, ये सारा उसमें जुड़ जाता है। और जो जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, नासिक वाले बेल्ट में शिवसेना का कैंडिडेट वहां से जीता और उसका जो विजयी जुलूस निकला, या धुलिया की सीट में जो हुआ कि 5 विधानसभा सेगमेंट में बीजेपी का उम्मीदवार आगे रहने के बाद मालेगांव में वो 5000 वोट पिछड़ गया और उसके कारण 5000 वोट से हार गया। ये सारी चीजें रेजोनेट कर रही है आज वोटर के साथ, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ऐसे में जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी सभा में ये बात कहते हैं कि भाई एक भगवाधारी क्यों चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, तो ये बातें और निगेटिव जाती है। ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि ये बात है तो फिर कोई मौलाना भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। अपने यहाँ पे तो जिनके केवल मौलाना होने के बाद पहले शिक्षा मंत्री भी बने, फिर राष्ट्रपति भी बने, ये कोई लॉजिक सेक्युलरिज्म का हो नहीं सकता। लेकिन ये बातें तो मैं कह रहा हूं कि ये नैरेटिव निश्चित रूप से मतदाताओं में एक इलीगल इमिग्रेशन का, जिसके कारण जनसंख्या का असंतुलन बढ़ रहा है, मुंबई के कुछ पॉकेट्स है जहां से हिंदुओं के पलायन की कहानियां सुनने को मिली है, ये एक। और दूसरा, जो कौन नैरेटिव बना रहा है और कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है। आज वास्तविकता यह है कि कांग्रेस को
शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप है उनको और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस को आज इस नैरेटिव को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। यही बताता है कि इस चुनाव का ग्रैंड नैरेटिव। चलिए, मेरे पास वक्त कम है, मोहम्मद फरहान जी संक्षेप में। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं जो महाराष्ट्र में अभी पॉपुलेशन को लेकर के एक बढ़िया ह्यूमर उन्होंने फैलाया क्या कि मुसलमानों की जो आबादी है वो 2051 तक 80% हो जाएगी और हिंदुओं की आबादी घट के 50 से भी नीचे आ जाएगी। ये कौन फैलाया? भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता। इस पर डिबेट भी हुई, आपके भी चैनल पर डिबेट हुई। अब देखिए अपना गवर्नमेंट का डाटा क्या कहता है, पॉपुलेशन सेंसर और ऑफ इंडिया का डाटा कहता है। मोहम्मद फरहान जी, नहीं, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो निचोड़ निकल कर आ रहा है चर्चा का वो ये आ रहा है कि हमें इस नारे को जो बीजेपी लेकर आ रही है, इस नारे को धर्म के आईने से ही सिर्फ क्यों देख रहे हैं आप? इसको एक बड़े व्यापक स्तर पर एक जन कल्याण की सोच या आरक्षण के मुद्दे के नजरिए से क्यों नहीं देखा जा रहा? क्यों कांग्रेस इसको सिर्फ धर्म की आड़ से ही देख रही है? चलते चलते धर्मेंद्र जी, आप बहुत देर से आपसे बात नहीं हो पाई, चलते चलते बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया इस पर। क्या हमें एक रहेंगे सेफ रहेंगे को सिर्फ धर्म के आईने से ही देखना चाहिए? देखिए, जो लोग अपनी जड़ों से कटे वो खराब हो गए। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि एक साथ रहना है, एक रहेंगे नेक रहेंगे, लेकिन उलमाओं की शर्तों के सामने जो कांग्रेस सर झुकाए खड़ी, जो सोशल मीडिया में घूम रहा है, मुस्लिम आरक्षण की आग में राष्ट्र और महाराष्ट्र जल रहा है। बाबा साहब ने जिस दलित, वंचित और शोषितों की पीड़ा को महसूस किया था और जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसको काट करके कांग्रेस आज धर्म विशेष की अपीजमेंट की बात कर रही है और उनके लिए सिर्फ धर्म ही महत्वपूर्ण है। उलेमाओं ने आंशिक रूप से एक तरह से धर्म विशेष का राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा और कांग्रेस को तो सत्ता के लिए कुछ भी करना है, कुर्सी के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। हम कहते हैं कि मुसलमान भी गरीब हो सकते हैं, उनके लिए अच्छी योजनाएं चलाइए, उनके लिए और जगह बनाइए, उनके लिए नौकरियों को अवसर पैदा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो सोच रही है उसकी वजह से जो अन्य वर्ग वंचित, जो अन्य वर्ग इग्नोर रहे हैं, उनकी वजह से ही आज ये एक नारा शायद लोगों के बीच में बहुत व्यापक तौर पर सामने आ रहा है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। माफी चाहती हूँ लेकिन वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये नारा क्या इस बार के चुनावों में, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में कोई बड़ा नैरेटिव इस